हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। मोस्ट रिपीटेड इन द सेंस कि जिन टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड वाली यूनिट के अंदर, उन टॉपिक्स के ऊपर आज की इस क्लास में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पर ना सिर्फ हम आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब वैकेंसी निकलती है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अलर्ट मिलते रहते हैं, प्लस पीएचडी के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस की जो पीडीएफ्स वगैरह होती है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, तो हम आपको यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। इनफैक्ट हम आपको टेलीग्राम पे क्विज भी करवाते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से होती रहेगी। क्विज के थ्रू आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें। इन सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। इससे पहले हमने क्लास ली थी जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस किया था, तो इस क्लास का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा पेपर 1 में 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑफ ऑल 10 यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन दोनों ही क्लासेस के जो लिंक हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकस ऑन अमेंडिंग और इम्प्रूविंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध मौजूदा स्थितियों में संशोधन या सुधार करने पर केंद्रित करता है। जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा मौजूदा स्थिति या रियल लाइफ प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, रियल लाइफ सिचुएशन, इस तरीके के जब वर्ड्स यूज किए जाए इसका मतलब वहां पर एक्शन रिसर्च की बात हो रही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च। सो इस थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। एक्शन रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स लाइक एग्जांपल फॉर टीचर्स टू आइडेंटिफाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इम्प्लीमेंट, इसका सॉल्यूशन करना है इम्प्लीमेंट, एंड रिफ्लेक्ट ऑन आउटकम्स प्राइमरली विद इन क्लासरूम और ऑर्गेनाइजेशनल थिंग्स। मतलब जहां भी रिसर्च की जा रही है वहां पर इसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद क्या आएगा? इज फॉलोड बाय। मतलब ये जो क्वेश्चन है गाइस, देखो तभी मैं कहता हूँ पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी हैं, और ये भी रिसेंटली 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको ये। तो ये जो क्वेश्चन है आपका रिसर्च के प्रोसेस के ऊपर है, और जो रिसर्च प्रोसेस है, नहीं जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, या आप कह सकते हो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कुछ कहने को नहीं। मतलब हर बार हर सेशन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, प्रोसेस पूछा जा रहा है रिसर्च का। बोला जा रहा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद कौन सा यहाँ पर स्टेप आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा आएगा, फिर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल आएगा, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा। हिंदी में समझ लीजिए, अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के बाद क्या आता है? उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों का विश्लेषण, अनुसंधान उपकरणों का चयन, या फिर आंकड़ों का संग्रह। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। या इसको हम यहाँ पर इसकी जगह ये भी कह सकते हैं रिसर्च डिजाइन, क्योंकि उसके अंदर ही इन चीज़ों का जो है सिलेक्शन किया जाता है कि हम किस तरीके से रिसर्च करने वाले हैं और क्या हम रिसर्च टूल्स यूज करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सभी स्टेप्स, ताकि आप लोग याद कर लें। स्टेप्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, कई बार मैच ऑफ दी फॉलोइंग में आ जाता है, कई बार असर्शन रीजन में आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, या कई बार होता है फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, ये भी आपका पहला स्टेप ही कहलाता है। देन आएगा आपका रिव्यू द लिटरेचर, थर्ड आएगा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आफ्टर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस कौन सा स्टेप आता है, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन आता है। रिसर्च डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ताकि क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, कौन से मेथड हम यूज करने वाले हैं, अपनी मेथोडोलॉजी हमारी क्या रहेगी, टूल्स एंड टेक्निक क्या रहने वाली हैं, ये सब कुछ इसके अंदर ही डिसाइड होता है। तो जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपके स्टेप्स हैं वो तो वही रहेंगे ना। तो यहाँ पर जो है फोर्थ में वो आ जाएगा रिसर्च डिजाइनिंग, रिसर्च टूल्स जो है इसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं। फिर आएगा डेटा कलेक्शन, एक बार हमने रिसर्च टूल डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से हम करने वाले हैं, मेथोलॉजी क्या रहेगी, उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा एनालाइज होता है, फिर कंक्लूजन निकलता है, देन रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो ये आपकी रिसर्च के स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है और दोबारा से बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। क्या बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी का कौन सा डिटेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो ड्रिल बिट होता है, टर्डिटिन भी है, क्विल बिट भी होता है, और शोध गंगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शोध गंगा गंगा एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और शोध गंगा पे क्या अवेलेबल होता है, एक प्रीमियर इंडियन डिजिटल रिपोजिटरी है दैट होस्ट, प्रिजर्व and provide open access to over 5 lakh electronic theses and dissertations submitted by researchers from hundreds of universities across India। तो मतलब यहाँ पर आपको बनी बनाई थीसिस जो होती हैं वो मिल जाती हैं, जिन्होंने सबमिट किया है उन स्टूडेंट्स ने जो कि पीएचडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको यहाँ पर पीएचडी की जो थीसिस है वो मिल जाती है, ना कि ये डिटेक्शन प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोधगंगा। बाकी तीनों जो है आपके डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं। टर्निटी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बताना कि कौन सा जो मेथड है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड है। अब गाइस देखो, सैम्पलिंग मेथड अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अभी 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, जून 2025 वाला क्वेश्चन ही है, आपके एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सैम्पलिंग विधि प्रायिकता पर आधारित है। सैम्पलिंग मतलब जो प्रोबेबिलिटी मेथड होता है उस पर आधारित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कोटा आपका होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंस भी नॉन प्रोबेबिलिटी, और स्नोबॉल भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब यहाँ पर मैंने मेथड बता दिए हैं, आप एक बार याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड जो कि इस क्वेश्चन में भी था आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये सब आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी में। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इनको याद कर लीजिए, इनके नाम एटलीस्ट याद कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। Next question, the ethical consideration in research. The ethical consideration in research are most relevant at which of the following stages? अनुसंधान में नैतिक विचार निम्नलिखित में से किस चरण पर सार्वधिक प्रासंगिक होते हैं। तो गाइस देखिए क्या बोला जा रहा है कि एथिकल जब आप रहते हैं रिसर्च के प्रोसेस में, सबसे ज्यादा किस स्टेप में आपको रहना होता है एथिकल। वैसे तो पूरे प्रोसेस में रहना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट रिलेवेंट जो है रिसर्च एथिक्स का जो है वो कौन से स्टेप में होता है। तो डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने के टाइम पर, या डेटा कलेक्शन के टाइम पर, या सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल। गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कर लेगा, बिकॉज काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जब भी एथिकल रहने की बात होती है तो हमेशा डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस पे ही बात हो रही होती है। दो तरीके से होता है, एक तो ये होता है कि डेटा कलेक्शन अगर आप करें तो जेन्युइन तरीके से करें, ऐसा ना हो कि आपने अपनी मन मर्जी से कोई डेटा लिख दिया और उसी पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एथिकल आपको रहना है। दूसरी बात, अगर आप जेन्युइनली डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेसी जो है, डेटा जहाँ से आप कलेक्ट करो उसकी प्राइवेसी भंग ना हो, है ना, मतलब जो उसकी प्राइवेसी वो बनी रहे और आपका डेटा कलेक्शन भी हो जाए। और एनालिसिस भी आपको ध्यान से करना है। इस यहाँ पर इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एथिकल रहने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च आर मोस्ट रिलेवेंट एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया आपका, डेटा एनालिसिस हो गया, एंड रिपोर्ट राइटिंग, है ना। वैसे तो पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस में ही इंपॉर्टेंट होता है, बट इन स्टेप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिसर्च एथिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान विधि की विशेषता है। तो ऑप्शन है, द रिसर्चर एक्सपर्ट exert full control over variable, the research is conducted after the incident has occurred, it is type of fundamental research, variables are manipulated by the researcher। गाइस देखो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यही है कि पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि ऑलरेडी वो फैक्ट हो चुका है, तब आप रिसर्च कर रहे हो। तो द रिसर्च इज कंडक्टेड आफ्टर द इंसिडेंट हैज अकर्ड, ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है तब रिसर्च की जा रही है। ये आई थिंक 2020 के आसपास का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधान घटना घटित होने के बाद किया जाता है। ठीक है, सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज ए क्वासी एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड एग्जामिनिंग causes after they have produced effect. Key characteristics include the inability to manipulate independent variable or randomly assigned subject as their event has already occurred। तो यहाँ पर चीज़ों पे मैनिपुलेशन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑलरेडी जो इवेंट है वो हो चुका है, उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीसिस और डिजर्टेशंस इज ट्रेडिशनली फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू विच सीक्वेंस। तो ये बोला जा रहा है कि भाई जो थीसिस लिखी जाती है, डिजर्टेशन लिखी जाती है, ट्रेडिशनली किस फॉर्मेट में लिखी जाती रही है अब तक।
एक थीसिस शोध प्रबंध को पारंपरिक रूप से किस क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो सबसे पहले क्या आता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही आएगा, है ना, सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन ही आएगा। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, बिब्लियोग्राफी तो सबसे एंड में आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन ही होना चाहिए, है ना। अगर आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट पहले आता है तो रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन हम बात करें थीसिस की, तो थीसिस में इंट्रोडक्शन ही पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर रिसर्च मेथोलॉजी आएगी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, तो लास्ट में सबसे कंक्लूजन ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हम गाइस आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि हमसे पढ़ के एक्सपीरियंस 99.9 परसेंटाइल तक स्कोर किया है, इन सबके इंटरव्यू हमने रिसेंटली कंडक्ट भी किए थे अपने चैनल पे। तो अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर लूँ, बार बार मुझे मेहनत ना करनी पड़े, तो आप इनरोल कर सकते हैं। हम आपको टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिसंबर के लिए आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसर्च द इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू। अब इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसंधान में आंतरिक वैधता से क्या तात्पर्य है। तो गैस देखो, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं जनरली। अब उन दो वेरिएबल में के ऊपर कोई तीसरा वेरिएबल असर न डाल दे, तो इस बात को ध्यान में रख करके रिसर्च की जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड आप कम कर दोगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही करोगे। सपोज करो आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपए है, और उस केस में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी डिमांड कम करना कम कर दोगे। लेकिन अगर हमने इस सैलरी वाले पॉइंट पे फोकस नहीं किया और हमने बस इसी पे रिसर्च कर ली, प्राइस और डिमांड पे रिसर्च कर ली, तो उस केस में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो थोड़ा मैनिपुलेटेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज करो सैलरी बढ़ जाती है, एक इंसान की जो सैलरी 50,000 से बढ़ के 1 लाख रुपए हो जाती है। अब अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो डिमांड कम ना करे। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई ना। तो हो सकता है कि वो डिमांड कम ना करे क्योंकि सैलरी बढ़ गई है, और प्राइस बढ़ने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं प्राइस एंड डिमांड पे, इसके अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी वहाँ पे हो सकता है जो कि हमारी रिसर्च को प्रॉब्लम में डाल सकता है, जिससे हमारी एक जो रिसर्च है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इंटरनल वैलिडिटी का यहाँ पर एक फंडा होता है हमारे रिसर्च में, जो क्या इसका मतलब क्या है, रेफर क्या तात्पर्य होता है इंटरनल वैलिडिटी का, यही पूछा गया है। तो the generalizability of the findings to other population, the accuracy of the measurement tools used, the extent to which the researcher can claim a causal relationship, and the consistency of result over time। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि वह सीमा जिस तक शोधकर्ता किसी कारण कार्य संबंध का दावा कर सकता है, मतलब कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है। अब यहाँ पर क्या है कि एक इफेक्ट हो रहा है, प्राइस बढ़ने पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, कि इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो एक रिलेशनशिप बन रहा है इनके बीच में। तो इंटरनल वैलिडिटी का जो है हम लोग ध्यान रखते हैं रिसर्च के टाइम पर। देखो क्या होता है, इट इज इन रिसर्च मेजर हाउ कॉन्फिडेंटली अ स्टडी स्टैब्लिश अ ट्रस्टवर्दी cause and effect relationship between variables, ensuring results are due to the manipulation of the independent variable rather than confounding factor। मतलब कोई दूसरा फैक्टर यहाँ पर नहीं आया है, प्राइस बढ़ने से ही डिमांड कम हुई है। इस यहाँ पर जो डिमांड पे जो असर है वो सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से ही हुआ है, कोई दूसरी वजह से नहीं हुआ है, जैसे इनकम का कम हो जाना या इनकम का बढ़ जाना या एनी अदर रिलेटेड गुड्स की वैल्यू ऊपर या नीचे हो जाना। मतलब इन सब चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखते हुए हम इसके ऊपर ही ध्यान दे करके रिसर्च कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनल वैलिडिटी पे भी फोकस किया जाता है कि भाई आपस में चीज़ें जो हैं, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और उसी को ही मैनिपुलेट करके हम अपना जो रिसर्च है वो कर लें, कोई थर्ड वेरिएबल आकर के हमारी रिसर्च को गड़बड़ ना कर दे। तो इस बात को ध्यान में रख करके ही हम रिसर्च करते हैं, और जिससे जो रिसर्च है वो अच्छे से हो पाती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। अब गाइस देखो, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। शोध में साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए गाइस क्या है, टू शो हाउ मेनी बुक्स द रिसर्चर हैज रीड, टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, टू प्रोवाइड समरी ऑफ द डेटा कलेक्टेड, द लिस्ट ऑफ रेफरेंस टू द थीसिस, फॉर द थीसिस। तो गाइस देखो, यहाँ पर जब भी हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर
गैप फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ऑलरेडी इस टॉपिक पे कितनी रिसर्च हो गई है, ताकि ऐसा ना हो कि हम भी उसी टॉपिक पे रिसर्च कर डालें जो कि ऑलरेडी हो गई है। कोई फायदा नहीं है ऐसे रिसर्च का। सपोज करो आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो या एक थीसिस लिख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये पहले पता लगाना होगा कि जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो या जो आप रिसर्च करने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं पहले से रिसर्च हो रखी है। तो इसलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, और हो रखी है तो उसमें अभी तक क्या फाइंड आउट नहीं किया गया है, कितना गैप है इस रिसर्च फाइंडिंग में, उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं अपनी रिसर्च में, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं रिसर्च को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इससे पता चलता है कि एस्पिरेंट्स की जो तैयारी है कैसी चल रही है। तो कमेंट करके जरूर बताया करो आप लोग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब पॉजिटिविज्म एज ए रिसर्च पैराडाइम। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मकवाद की एक शोध प्रतिमान के रूप में वर्णित करता है? तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप इनको गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से। तो ऑप्शन है, इट emphasizes subjective interpretation of reality, it relies on empirical observation and scientific method, it focuses on social justice and power dynamics, it suggests that there is no objective reality। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर बात होती है इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन की, जिसका एक एविडेंस होता है, साइंटिफिक मेथड की बात हो रही होती है पॉजिटिविज्म में। समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है, ये क्या होता है? इट असर्ट दैट ट्रू नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेबल मेजरेबल फैक्ट। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है ना। और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं? इट एम्प्लाइज द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंस। एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है, जिसको बाद में हम रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड और फिर इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉजिटिविज्म के। तो ये जो है इस तरीके से आपका पॉजिटिविज्म पहचाना जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, आपको लगता है कि डीआई मेरा वीक है, थोड़ा मुझे इस पर मेहनत करने की जरूरत है, तो डीआई के रिगार्डिंग मैंने लेटेस्ट और ओल्ड पीवाईक्यूज आपको करवा रखे हैं। इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे दी हुई है। वैसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी इस डेटा इंटरप्रिटेशन वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर किया एस्पिरेंट्स ने, हमने इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे, तो आप भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी बचा हुआ टाइम है इसमें अपनी जान झोंक दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मेहनत करो, डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप 3 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज अभी जून के मिड से लेकर जून एंड तक ही एग्जाम चलेंगे, तो आप ये आप इनरोल कर सकते हो इस कोर्स में आराम से, और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड मिनिमम टाइम में कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि लिमिटेड कंटेंट मिलता है आपको, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलता है। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाते हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको? सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।